अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंटिंग इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के हवाले से कि पीबीए के स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में प्रेजेंटेशन एंड एक्यूरेसी के साथ किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं ताकि अपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स को सिक्योर कर सकें, मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने लास्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से कंप्लीट लेक्चर अपनी यूट्यूब वीडियो पे अपलोड किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके मेजर 3 सेक्शंस क्या हैं, उन सेक्शंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग से आती हैं, कौन सी फाइनेंसिंग से डील कर रही हैं और कौन से आइटम आपके इन्वेस्टिंग सेक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उस हवाले से कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेक्चर को समझना चाहते हैं, टॉपिक को समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप वहाँ से जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आपने क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चन में डाटा किस तरह का होगा और आपने उसको कैसे एक प्रेजेंटेशन के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने ये अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग मीक्स एंड मीक्स की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 13 प्रॉब्लम सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा होता है जिस भी कंपनी का, तो आपने स्टार्ट में उस कंपनी का डाटा मेंशन करना है। देन आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं आप उस स्टेटमेंट को मेंशन करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस ईयर की बना रहे हैं उस ईयर को मेंशन करें। फिर आपको पता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो प्रॉपर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, उसके 3 सेक्शंस होते हैं। उन तीनों सेक्शंस को आपने हाईलाइट करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है वो कितना है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को फर्दर आपने 2 कैटेगरीज में देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जिन एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लो हो रहा है उसको सेपरेट कर देना है और जहाँ से कैश आउटफ्लो हो रहा है उसको आपने क्या करना है, वो भी सेपरेट कर देना। फिर इनफ्लो और आउटफ्लो को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास टोटल कैश कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं हम इनफ्लो की करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनफ्लोज कितने हैं। इनफ्लो हमारे पास मेजर 2 सोर्स होते हैं। एक जो हम अपने डेटर से अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन कर रहे होते हैं और दूसरा जो हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स होता है जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड की कलेक्शन एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो है वो अदर सोर्स आ जाता है। आपने सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में, आप देखिए हमारे पास कैश सेल्स हैं, ये भी कैश इनफ्लो है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट आइटम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होते। जो कलेक्शन और अकाउंट रिसीवेबल है ये आपका कैश फ्लो आइटम है, ये कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद जो कैश हमने ट्रांसफ़र किया है मनी फंड ट्रांसफ़र से, ये भी आपसे रिलेटेड नहीं है। अब जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया ये भी हमारे कैश इनफ्लो का हिस्सा है। उसके बाद से पेमेंट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है वो कितना है। अब उसके लिए आपने ये देखना है कि उसमें कैश सेल्स कितनी है और दूसरी तरफ जो हमारे पास जो कलेक्शन एंड अकाउंट रिसीवेबल हुआ है वो कितना है। दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कैश आता है कि ये हमने कैश कस्टमर से रिसीव किया। क्वेश्चन में देखें तो 8,25,000 हमारे पास हैं कैश सेल्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्रेडिट सेल्स को हमने नहीं देखना, जो कलेक्शन एंड अकाउंट रिसीवेबल है वो है 22 लाख। हम इसको देख लेते हैं कि ये आपके पास कितना बन गया। 22 लाख ही 2,20,000 हुआ। हम इसको ठीक कर लेते हैं फिगर को उसकी। अच्छा 22 लाख ये हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है इसको आपने स्पोर्टिंग कैलकुलेशन में शो करना है कि कैश सेल से कितना आया, अकाउंट रिसीवेबल से हमने कितना जो है वो कलेक्ट किया, तो टोटल हमारे पास जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होगा ना वो हम यहाँ शो करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने साइड पे दोनों डिजिट्स लिख ली हैं। टैली करने के लिए आप एंड पे सेपरेट इसकी वर्किंग शो करोगे स्पोर्टिंग कैलकुलेशन में कि ये चीज़ें जिनमें चेंज आया वो आप वर्किंग नोट्स में मेंशन करोगे। अब 8,25,000 हमारे पास कैश सेल्स हैं और 22 लाख हैं जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है। तो टोटल हमारे पास ये 30,25,000 का कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से। इसके अलावा हमारे पास कैश आया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की जो कलेक्शन हुई है, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे पास है जी। टोटल कैश इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है हमारे पास 1 लाख। यहाँ तक हमारा टोटल इनफ्लो कंप्लीट हो गया। हम देख लेते हैं, हम दोनों का सम अप कर लेंगे हमारे पास कि टोटल कैश इनफ्लो कितना बना है, उसे हम ऐड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जो है वो 31,25,000 हमने टोटल कैश जो कि कस्टमर से गेन किया, या हम कह सकते हैं कि टोटल कैश इनफ्लो जो हमारे पास आया
कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से पेमेंट माइनस करनी है। जो हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे कैश का जो आउटफ्लो होता है वो हमने इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन पहले देखेंगे टोटल आउटफ्लो कितना है। अब उसके लिए देखें जो परचेजेस गिवन है वो सारी ऑल ऑन अकाउंट्स हैं, ये हमारे से डील नहीं करती, मतलब क्रेडिट्स परचेजेस हैं वो नहीं लिखेंगे। फिर पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स पेएबल, जो हमने मर्चेंडाइज सप्लायर को पेमेंट की है, ये जो हमने पेमेंट की है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉइज़ को, वो इंटरेस्ट की हमने पेमेंट की है, इनकम टैक्स पे किया है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डील करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो हमने कैश पे किया है, कैश पे टू एम्प्लॉइज़ एंड सप्लायर, जो हमने कैश पे किया दोनों को, हम वो एक साथ टोटल लिखेंगे। ठीक है, अब हमने जो कैश पे किया है सप्लायर्स को वो है 15 लाख, और जो हमने किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने कैश की पेमेंट की है वो है हमारे पास 10,50,000। कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 10,50,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लेंगे कि हमने टोटल पेमेंट कितने की है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं। इसी तरह से आप ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन में शो करोगे। ये टोटल हमारी पेमेंट होगी 25,50,000 की। इसके अलावा जो पेमेंट हुई है, हमने इंटरेस्ट पे किया है, हमने टैक्स पे किया है, उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो 1,80,000। उसके बाद जो टैक्स पे किया हमने, इनकम टैक्स पे किया है वो है 95,000। ये हमारे पास टोटल पेमेंट्स आ गए। हमने इसका टोटल देख लेना है कि जो हमने सारा कैश आउटफ्लो किया है वो एक्चुअल में कितना बनता है। ओके, फिर ओवरऑल हम क्या करेंगे, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करिए। 28,25,000 इसे हम लिख लेंगे टोटल कैश डिसबर्समेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया डिसबर्समेंट। अब हमने देखना है नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। तो जो हमने कस्टमर से और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया हुआ था, ये टोटल हमारे पास 31,25,000। हम इसमें से क्या करेंगे, 28 लाख जो 25,000 के हमने पेमेंट किए वो माइनस कर देंगे। तो नेट हमारे पास कैश निकल आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, 3 लाख हमारे पास आया कैश फेवरेबल पॉजिटिव कैश। तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना है। यहाँ तक आपकी एक जो मेन सेक्शन है इसका कैश फ्लो का वो कंप्लीट हो गया। यानी ये 3 लाख हमारे पास जो कैश आया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपकी एक पार्ट कंप्लीट होगा आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर मार्कर से सेपरेट कर देना है ताकि डाटा आपका मिक्स ना हो। एंड पे जब तीनों एक्टिविटी से जब कैश मैच अप होगा तो फिर हम देखेंगे ओवरऑल नेट इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। तो यहाँ तक हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आ जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम उसको लिख लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेकंड, आपने इसी तरह से इसको क्या करना है, मार्कर से हाईलाइट कर देना है। अब इसमें जो है वो आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें से डील कर रहे हैं। अगर हम किसी कस्टमर को या किसी भी पर्सन को लोन ग्रांट करते हैं या उससे लोन कलेक्ट करते हैं या किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बाद ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से डील करती हैं। आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड के बाद ये लोन मेड टू बोरोवर है। अब जो हमने बोरोवर्स को लोन दिया है तो ये हमारी कैश का आउटफ्लो है। तो लोन मेड टू बोरोवर्स ये हम मेंशन कर लेते हैं। लोन मेड टू बोरोवर्स है जी, इसकी अमाउंट चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 5 लाख, यानी 5 लाख हमने लोन दिया है। तो इसे मैं माइनस में लिखूंगी क्योंकि मेरा नेगेटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, या माइनस में लिख लेते हैं या हम इसको एक्सेल में होता है कि हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो माइनस को शो कर देते हैं। हम इसको करते हैं ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास एक नेगेटिव फ्लो शो कर दे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो अब देखिए हम माइनस में शो कर दिया। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं इसमें कि जो कलेक्शन ऑन लोन है
जिसमें रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट वगैरह शामिल नहीं है, जस्ट कलेक्शन ऑन लोन, ये हमारी पॉजिटिव फिगर है, कलेक्शन ऑन लोन्स। तो इसको हम पॉजिटिवली लिख लेंगे। जितना हमने लोन पे कलेक्शन की है वो है हमारे पास 2,60,000 कि ये हमने कलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह सेल किए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, हम वो देख लेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास आ गया कैश पे टू एक्वायर प्लांट एसेट्स, यानी प्लांट एसेट एक्वायर किया या परचेज किया तो उसके लिए जो कैश की पेमेंट हुई है, ये पेमेंट आउटफ्लो होगा, इसे भी हम माइनस में लिखेंगे। कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट, यानी एसेट परचेज किया है तो उसके लिए हमने पेमेंट किया, उसको भी हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी पेमेंट है, ये 31 लाख का हमने जो है वो प्लांट परचेज किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने प्लांट सेल किया है, वो कितना हमारे पास आ गया। वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं पहले, 31 लाख। अच्छा, जो हमने नेक्स्ट किया जी कैश बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट सोल, एक प्लांट एसेट सेल किया और उससे रिलेटेड हमें दिया हुआ है कि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट भी आया। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने कि जब भी कोई एसेट सेल करेंगे अगर उस पर लॉस होगा तो लॉस की वैल्यू आपने क्या करनी है, उसमें से माइनस करके लिखनी है। आप जैसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जी 6,60,000 हमारे पास उसकी बुक वैल्यू थी और उसको सेल करते हुए 80,000 का हमें लॉस हुआ है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एसेट सोल्ड, ये अब हमारा है तो इनफ्लो, लेकिन जो हम वैल्यू लिखेंगे हम उसकी बुक वैल्यू में से जितना हमें लॉस हुआ है हम वो माइनस करके लिखेंगे। तो ये 5,80,000 हमारे पास प्लांट एसेट सोल्ड आ गया। यहाँ तक हमारा ऑपरेट इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेट कैश बना है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो बनता कितना है टोटल, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 5 लाख, प्लस करेंगे हम 2,60,000, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 31 लाख माइनस है, ठीक है, और लास्ट पे 5,80,000। ये हमारे पास देखें 27,60,000 ओवरऑल नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि हमारी एक जो हैवियर पेमेंट हुई है प्लांट एसेट एक्वायर करते हुए 31 लाख ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद जो हमने बार्बर्स को लोन दिया ये 5 लाख, ये भी हमारा कैश आउटफ्लो है। तो हमारी जो हैवी पेमेंट्स है ना, जो हमने पेमेंट्स किए हैं कैश आउटफ्लो वो ज़्यादा है जबकि इनफ्लो कम है, तो इस वजह से जो हमारा नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है वो नेगेटिव आया है। इसको भी हम यहाँ तक हाईलाइट कर लेते हैं कि ये सेकंड जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये जो हम बॉन्ड्स वगैरह परचेज करेंगे सेल करेंगे या शेयर्स परचेज सेल करेंगे या शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डील करती हैं। आप देखें ये प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेबल एक वैल्यू और इसके अलावा एक डिविडेंड पेड दिया हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं। अब जो प्रोसीड्स है ना, मतलब कि ये हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं तो रिसीव किए हैं, ये कैश इनफ्लो है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेबल ये आपके पास पॉजिटिवली रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये इनफ्लो बन रहा है, यहाँ पे 25 लाख है ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड की पेमेंट बेसिकली नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि ये आउटफ्लो है कैश का, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे, -1,20,000। अब जब हम इसका ओवरऑल नेट कैश देखेंगे हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना है, तो हमने क्या करना है 25 लाख में से जब वो जो हमारे पास ये माइनस वैल्यू है वो जब हम प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी 23,80,000 हमारे पास कैश आ गया जो कि फाइनेंसिंग से डील कर रहा है। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये 3 सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम तीनों का कैश मैंने हाईलाइट कर लिया। आप देखें लास्ट पे आपने क्वेश्चन का एंड कैसे करना है, हमने तो नेट कैश इन हैंड भी देखना है ना कि जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है जो कैश इन हैंड ओपनिंग आपके पास क्वेश्चन में है वो कितना है। कैश इन हैंड अब ये 1 जनवरी का जो है वो जो दिया हुआ हम वो लिख लेते हैं 1 जनवरी 2015 ये कितना है। 1 जनवरी 2015 का कैश था जी 5,12,000। बल्कि उससे पहले एक काम आपने ये करना है, हम इसको भी फ़िलहाल स्किप करते हैं।
उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों सेक्शंस का मिला के नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना है। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैश कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश फ्लो कितना है। उसके लिए आप देखें, आपके पास एक 3 लाख पॉजिटिव बैलेंस आया और ये 27,60,000 नेगेटिव बैलेंस आया और लास्ट पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये पॉजिटिव बैलेंस आया। तो नेट इम्पैक्ट देखें आपका 80,000 नेगेटिव कैश निकला, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन था वहाँ पे आपको हैवी समझेंगे पेमेंट की है आपने 27,60,000 की, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश है वो नेगेटिव शो कर रहा है। अब हम देखेंगे जो हमारा कैश इन हैंड है 1 जनवरी 2015 वो कितना है। 1 जनवरी 2015 को जो ओपनिंग कैश था वो था 5,12,000। हमने क्लोजिंग कैश निकालना है। क्लोजिंग कैश कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने अगर तो पॉजिटिव होता, इंक्रीज़ होता, तो हम क्या करते हैं, ये ओपनिंग कैश में नेट इंक्रीज़ को ऐड कर देते। लेकिन अभी ये क्या है, आपका नेट इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ है कैश में, तो माइनस फिगर है। हमने क्या करना, हम दोनों को एक्सक्लूड कर देना, आपस में माइनस कर देना। ये 4,32,000 आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा, जो कि होगा 31 दिसंबर 2015 से रिलेटेड। आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये आपका मेन आंसर होगा कि अगर जो कैश हम बैलेंस शीट में लिखेंगे वो कितना होगा, वो होगा 4,32,000, जो कि ये आपका क्वेश्चन का एंड होगी। तो यूँ आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हैं येलो कलर से, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने मार्कर से हाईलाइट करना है, ताकि जो मेन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो आपको पता चल जाए कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश कितना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग कितना आ रहा है, तीनों का कंपैरिजन और एंड आंसर ये आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना है। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।